आज से ठंड शुरू हो गई है भाई। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ेगी। सही कहते हो भाई तुम। आज के दिन इतनी ठंड है तो बाकी के दिन तो कहर बरसेगा। पता नहीं इस बार क्या होगा। सर्दियों का समय था। रामपुर गांव में भी सर्दियां शुरू हो गई थी। गांव में सभी लोग शाम को अपने परिवार के साथ बाहर अलाव जलाकर बैठते थे और अपने परिवार के साथ बातें करते थे। उसी गांव में एक नारायण नाम का दूध वाला रहता था। उस दूध वाले के 2 गाय थीं। नारायण का एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में उसकी पत्नी, बेटी और एक बेटा था। सुनो, मैं दूध बेचने जा रहा हूँ। लौटते वक्त तुम्हारे और बच्चों के लिए गर्मा गर्म जलेबी लेते आऊंगा। ठीक है जी, पर आज से ठंड बहुत बढ़ गई है, इसलिए कंबल साथ में लेते जाइए। पत्नी नारायण को कंबल देती है क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ गई थी। अच्छा ठीक है, अब मैं दूध बेचने निकलता हूँ। लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और समय पर घर आ जाइएगा। नारायण अपनी पत्नी से बात करके सुबह सुबह दूध बेचने निकल गया। वो दूध बेचने के लिए एक घर के बाहर रुककर साइकिल की घंटी बजाने लगा और बोला, दूध ले लो, दूध ले लो। जैसे ही घंटी और नारायण की आवाज लोगों के कानों तक पहुंची तो गांव के लोग दूध लेने आने लगे। अरे भाई, तुम्हें सुबह सुबह ठंड नहीं लगती है क्या? सभी दूध वाले तो 8 बजे आते हैं और तुम हो कि इतनी ठंड में 6 बजे ही आ जाते हो। देखो भैया, ये काम करते करते मुझे बहुत समय हो चुका है। अब तो आदत सी लग गई है, इसलिए गर्मी और सर्दी का पता ही नहीं चलता है। दूध ले लो, दूध ले लो। बेटा, मुझे 1 लीटर दूध देना। अभी देता हूँ माँ जी। नारायण दूध देता है। अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल ठीक समय पर आ जाते हो। इतनी ठंड में भी उसी समय पर आ जाते हो। अरे माँ जी, अब क्या ठंड और क्या गर्मी, ये तो सब आदत में पड़ गया है और बाकी तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। भाई साहब, मुझे भी 1 लीटर दूध दे देना। अभी देता हूँ भाभी। नारायण दूध देता है। सभी लोग नारायण से ही दूध लिया करते थे क्योंकि नारायण बिना मिलावट वाला शुद्ध गाढ़ा दूध लाता था। वो दूध तो अच्छा लाता ही था, उसके साथ वो रोज उसी समय पर दूध लाता था। नारायण दूध से अच्छा खासा मुनाफा कर लेता था। ठंड बहुत बढ़ गई थी। सभी लोग सुबह 8 बजे से पहले घर के बाहर नहीं निकलते थे। ठंड अपना पूरा कहर बरसा रही थी। इस कहर का असर नारायण पर भी पड़ा क्योंकि वो इतनी सुबह इतनी ठंड में दूध निकालता और बेचने चला जाता। और एक दिन इसी ठंड की चपेट में नारायण आ गया। उसे तेज बुखार आ गया और बीमार होने से कुछ दिनों तक दूध बेचने भी नहीं जा सका। अरे भाई, बहुत दिन हो गए हमारे नारायण भाई दूध देने नहीं आ रहे। लगता है नारायण भी ठंड की चपेट में आ गया, तभी तो इतने दिनों से नहीं आ रहा है। नारायण को बीमार रहते बहुत दिन हो जाते हैं क्योंकि ठंड अपने पूरे कहर में थी। कुछ दिन बीतने के बाद नारायण ठीक हो जाता है और अब ठंड भी थोड़ी कम पड़ गई थी। नारायण अपनी पत्नी से बोला, देखो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और ठंड भी अब थोड़ी कम पड़ी है। अब मुझे वापस दूध बेचना शुरू कर देना चाहिए। गांव के लोग भी बेचारे अब कहां से दूध लाते होंगे और अब पैसे भी तो कमाने पड़ेंगे, नहीं तो घर कैसे चलेगा। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर ठंड कभी भी बढ़ सकती है, तो आप अपना समय बदल दीजिए। उससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। बात तुम्हारी सही है, क्योंकि अगर मैं फिर से बीमार पड़ गया तो घर में दाना पानी कैसे आएगा। मैं कल से 7 बजे दूध बेचने जाया करूंगा। अगली सुबह नारायण घंटी बजाते हुए ठीक 7 बजे दूध बेचने निकल जाता है। नारायण एक घर के बाहर रुककर आवाज देने लगता है, दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध ले लो। थोड़ी देर में एक आदमी नारायण के पास आता है और बोलता है, अरे भाई नारायण, अब तबीयत कैसी है? मैंने सुना कुछ दिन से बीमार चल रहे थे, इसलिए सोचा हाल चाल पूछ लूं। अरे भाई साहब,
अब तबीयत बिल्कुल ठीक है। इस बार इस ठंड की चपेट में तो मैं भी आ गया। किसने सोचा था कि ये ठंड मुझे 7 से 8 दिन मुझे बिस्तर पकड़ा देगी। चलो, पर ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं आज ठीक हो गया। अब आज से इसी समय दूध लाया करूंगा। अच्छा नारायण, पर मैं वो कह रहा था कि अब दूध। अरे हाँ भाई हाँ, मैं अभी दूध देता हूँ। और भी लोग इंतजार कर रहे होंगे, पर तुम्हारा दूध का बर्तन कहाँ है? अरे भाई, मैं ये बता रहा था कि तुम कुछ दिनों से बीमार थे, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में गांव के रामू ने दूध बेचना शुरू कर दिया और सभी लोग उसकी तारीफ भी करते हैं कि रामू का दूध बहुत ही शुद्ध और गाढ़ा है। इसीलिए अब से सभी लोग उसी के यहाँ से दूध लिया करते हैं। इस बात को सुनकर नारायण थोड़ा घबरा गया और बोला, गांव वाले अब मुझसे दूध नहीं लेंगे? अगर वो दूध नहीं लेंगे तो मैं अपना शुद्ध दूध किसको बेचूंगा? दूध बेचकर ही तो मेरा जीवन चल रहा है। अगर ये ही बंद हो गया तो मैं तो रास्ते पर आ जाऊंगा। देखो नारायण, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें कब से देखता आ रहा हूं कि तुम कितनी मेहनत से काम करते हो, तो हर रोज ठीक समय पर दूध दिया करते थे। पर देखो, ये तो वक्त वक्त की बात है। ऐसा अक्सर होता है कि अगर कोई काम तुम नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारी जगह वो काम कर लेगा। यही प्रकृति का नियम है। मैं तो कहता हूं कि तुम कोई और धंधा क्यों नहीं करते? दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस आदमी का मित्र आ जाता है और बोलता है, अरे भाई किशन, पास ही के गांव में एक रबड़ी जलेबी की दुकान खुली है। क्या तुम चलोगे क्या साथ में? हम सब जाएंगे 8 बजे। हाँ हाँ बिल्कुल, इस ठंड में रबड़ी और गर्मा गर्म जलेबी से तो मजा ही आ जाएगा। दोनों आपस में बातें करते करते वहां से चले जाते हैं और बेचारा नारायण अकेला रह जाता है। वो बोलता है, अरे अब तो गांव वाले मुझसे दूध नहीं लेंगे, क्योंकि अब रामू भी शुद्ध दूध बेचने लग गया है। अब मैं क्या करूं? घर पर अपनी पत्नी से क्या कहूंगा? बेचारा भोला भाला नारायण अपनी किस्मत का मारा केवल पछताने के सिवाय और कुछ कर भी क्या सकता था। वो अपनी दूध से भरी बाल्टियां लेकर अपने घर को निकल गया। नारायण घर में घुसा ही था कि तभी उसकी नन्ही सी बेटी बोली, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप आज इतने जल्दी कैसे आ गए? मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? नारायण अपनी फूल सी बेटी को कैसे समझाए। बिटिया की बात सुनकर नारायण को ऐसा लगा कि मानो किसी ने उसके दिल पर भारी सा पत्थर रख दिया हो। नारायण बिटिया की ओर देखकर बोला, अरे मेरी प्यारी बिटिया, मैं अभी तो कुछ नहीं लाया हूं, पर मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ ले आऊंगा। अभी तो तुम भैया के साथ खेलो। नारायण अपनी बेटी से बात कर रहा था, तभी नारायण की पत्नी वहां आती है और बोलती है, जाओ बेटा, पापा को परेशान मत करो, भैया के साथ खेलो। बिटिया के जाने के बाद पत्नी बोली, जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? पहले तो आप सुबह जल्दी जाते थे और दिन में घर आते थे, और आज इतनी जल्दी? पत्नी की बात सुन नारायण का मुंह नीचे हो गया। उसके मुख से निराशा झलक रही थी। उसकी दिल का दुख उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। नारायण हल्की आवाज के साथ बोला, तुम्हें जानकर हैरानी होगी, मगर आज एक बूंद भी दूध नहीं बिका। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? गांव के सभी लोग तो आपसे ही दूध लिया करते थे और पूरे गांव में आपके दूध के चर्चे थे, और आज आप कह रहे हो कि दूध नहीं बिका। ये कैसी बात हुई भला? देखो, यही सच है, तुम मानो या मत मानो। जब मैं बीमार था तब गांव के रामू ने अपनी दूध की डेयरी शुरू कर दी, जिससे सभी लोग उसकी डेयरी से दूध लिया करते हैं। पर आप जो दूध बेचते हो वो तो बिल्कुल शुद्ध और इतना गाढ़ा होता है, तो फिर भी आपसे कोई दूध क्यों नहीं ले रहा है? मुझे कुछ गांव वाले बता रहे थे कि वो बिल्कुल शुद्ध दूध बेचने का दावा करता है, और उसका दूध मेरे दूध से भी गाढ़ा है। तो तुम ही बताओ, फिर मुझसे कोई दूध क्यों लेगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब आप क्या करेंगे? नारायण और उसकी पत्नी दोनों सोच रहे थे कि अब दूध का धंधा तो चलने नहीं वाला, तो अब क्या करेंगे। तभी नारायण को गांव के उस व्यक्ति की बात याद आती है जो उसे सुबह मिला था। सुनो, मुझे एक बात याद आ रही है, जिससे मुझे एक तरकीब मिली है। क्या पता शायद ये तरकीब काम आ जाए। जी, आपको जैसा ठीक लगे, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। तो तरकीब ये थी कि अब हम आज से दूध नहीं बेचेंगे। मैंने सुना है कि गांव में लोगों को दूध की रबड़ी और जलेबी बहुत पसंद है, और गांव में अभी तक किसी ने भी दूध रबड़ी बेचना चालू नहीं किया है। अगर तुम कहो तो हम एक छोटा सा रबड़ी जलेबी का ठेला खोल लेते हैं।
फिर बाद में धीरे धीरे हम एक बड़ी दुकान खोल लेंगे जिसमें खूब सारी मिठाइयां बनाएंगे। नारायण की ऐसी तरकीब को सुनकर पत्नी भी खुश हो गई और बोली, जी, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। इससे तो हमें काफी मुनाफा होगा, जिससे धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी और आपको भी इतनी ठंड में साइकिल लेकर घर घर भटकना नहीं पड़ेगा। इस तरकीब से दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। दोनों ही इस बात से राजी थे। दोनों के मुख पर फिर से एक मुस्कान थी। अभी तो मैं जाता हूँ, गांव के मुखिया के पास और कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। नारायण बहुत ही खुश था। वो जल्दी से मुखिया की घर की ओर निकल गया। मुखिया की ओर पहुंचा तो उसने देखा कि मुखिया अपने घर के बाहर लगी आग के अलाव से ताप रहा था। नारायण मुखिया के पास गया। क्या बात है? गांव के लोग बोल रहे थे कि नारायण कुछ दिनों से बीमार चल रहा है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुखिया जी, मैं अब बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, पर मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? क्योंकि मैंने दूध बेचना बंद कर दिया है। अब मुझे एक रबड़ी जलेबी का ठेला खोलना है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए थे। मैं समय पर पैसे चुका दूंगा। बेटा नारायण, तुम बहुत ही सीधे आदमी हो और बहुत ही ईमानदार भी हो। वैसे भी मुझे कई दिन हो गए हैं रबड़ी दूध खाए। चलो, भगवान की दया ये भी नसीब हो गया। धन्यवाद मुखिया जी आपका। मैं आपको सारा पैसा जल्दी ही चुका दूंगा। नारायण आज बहुत ही खुश था। मुखिया नारायण को पैसे दे देता है और नारायण पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर को निकल पड़ता है। वो बच्चों के लिए गांव की एक मिठाई की दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी लेने रुक जाता है। जिस मिठाई की दुकान पर वो रुका था, उस मिठाई वाले का नाम शंकर था। शंकर भी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और वो भी बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ बनाया करता था। शंकर बोला, नारायण, तुम कैसे हो भाई? सुना है तुम्हारी तबीयत खराब थी। मुझे मेरी पत्नी से पता चला कि तुम कुछ दिनों से बीमार पड़ गए थे। हाँ शंकर, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम बताओ, घर पर सब ठीक है ना? भगवान की दया से घर में सब कुशल मंगल है। ये तो अच्छी बात है। चलो, मुझे आधा किलो जलेबी पैक कर दो घर के लिए। हाँ, अभी पैक करता हूँ। नारायण मिठाई लेकर घर को निकल गया। नारायण के जाने के बाद शंकर अपने हलवाई से बोला, अरे श्यामू, मैंने सुना है गांव के लोग पास के गांव में रबड़ी जलेबी खाने जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम जलेबी तो बनाते ही हैं, तो रबड़ी भी बना देंगे, जिससे लोगों को दूसरे गांव में रबड़ी जलेबी खाने जाना नहीं पड़ेगा और हमारा भी धंधा चलता रहेगा। जी सेठ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा करने से दुकान की ग्राहकी भी बढ़ जाएगी। नारायण अपने घर पर जलेबी और रबड़ी का सामान ले आता है। जलेबी बनाने के सामान में हम इलायची का इस्तेमाल भी करेंगे, जिससे जलेबी का स्वाद बढ़ जाएगा और अच्छे स्वाद से हमारे पास ग्राहक भी आते रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। देखना, हम एक दिन बहुत बड़ी दुकान खोलेंगे। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात को नारायण रबड़ी तैयार कर रहा था। उसने अपनी रबड़ी में काजू, पिस्ता, बादाम और हल्के पीले रंग के लिए थोड़ी सी केसर डाली और चीनी डालकर अंत में इलायची का पाउडर डाल दिया और अब तो रबड़ी तैयार थी। नारायण ने रबड़ी को जाली से ढक दिया और सोने चला गया। सुबह हुई। सुबह के 8 बजे थे। नारायण अपने घर में सारे सामान के साथ तैयार था। उसने पहले ही किसी मित्र से किराए पर ठेला ले लिया था। उसने तुरंत सारा सामान उस ठेले के अंदर रखा और गांव के किसी पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लिया। उस जगह से सभी गांव वालों का आना जाना पड़ता था। नारायण अपनी भट्टी चालू करता है और गर्म जलेबी निकालने लगता है। ठंड का समय था तो लोगों का ठंड से बाहर निकलना कम हो गया था। थोड़ी ही देर में नारायण की दुकान के पास से 2 आदमी गुजर रहे थे। उनमें से एक अपने साथी से बोला, अरे भाई, ये जलेबी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, और लगता है नई नई दुकान खुली है। चलो पास चलकर देखते हैं। दोनों युवक ठेले के पास जाते हैं। अरे आओ भैया, आओ, मेरे हाथ की जलेबी खाओ। अरे भाई, जलेबी की तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, मैंने अभी अभी ताजा निकाली है और साथ में रबड़ी भी है। कल ही सामान लेकर आया हूं और आज पहला दिन है। जरा सी चक्कर बताइए कि कैसी बनी है जलेबी। दोनों ने जलेबी चखी
और जलेबी इतनी नरम थी कि जलेबी का रस पूरी जीभ पर फैल गया और जीभ पूरी रस में हो गई और दोनों जलेबी ऐसे खाने लगे जैसे पहले कभी जलेबी ना चखी हो। इतनी मिठास और इतनी नरम जलेबी तो मैंने कहीं भी नहीं खाई। भैया कैसे बनाई इतनी स्वादिष्ट जलेबी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा था। पर आपने तो अभी सिर्फ जलेबी खाई है, रबड़ी तो चखी ही नहीं। जरा सी रबड़ी तो चखिए। दोनों ने रबड़ी खा ली। दोनों को रबड़ी भी बहुत पसंद आती है और उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, ऐसा क्या जादू किया है तुमने जो ये रबड़ी इतनी अच्छी लग रही है? मैंने पास वाले गांव की रबड़ी जलेबी खाई है, पर उसमें वो बात नहीं जो तुम्हारी रबड़ी जलेबी में है। तुमने बिल्कुल सही कहा। सच में भाई, तुम्हारे हाथ की रबड़ी जलेबी वाकई काबिलियत तारीफ है। दोनों ने नारायण की रबड़ी जलेबी की बहुत तारीफ की और दोनों रबड़ी जलेबी को बहुत चाव से खाने लगे। दोनों रबड़ी खाकर बोले, भाई आज तो मजा ही आ गया। तुम एक काम करो, ये रबड़ी जलेबी हमारे घर के लिए भी पैक कर दो। पैसे तो मैं अभी नहीं लाया हूँ, पर मैं अभी घर जाकर ले आता हूँ। हाँ भाई हाँ, पैक कर दो, हम अभी पैसे लेकर आते हैं वापस। ठीक है भाई साहब, मैं आपकी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। आप पैसे लेकर आइए, मैं यही ठेले पर बैठा हूँ। दोनों मित्र अपने घर पैसे लेने को जाते हैं और नारायण उन दोनों का इंतजार करने लग जाता है। दोनों को गए बहुत समय हो चुका था। नारायण भी इंतजार करते करते कहता है, अरे ये लोग अभी तक आए नहीं, बड़ी अजीब बात है। कहकर तो गए थे कि थोड़ी देर में पैसे लेकर आ जाएंगे। चलो थोड़ी देर में आ जाएंगे, और नहीं आए तो फिर जैसी भगवान की मर्जी। नारायण उन दोनों आदमी और नए ग्राहकों का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके ठेले की तरफ 5 से 7 लोग आते हैं, उन दोनों आदमी के साथ। नारायण ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाता है। उन 7 में से एक बोला, यही ठेला है जिसकी मैं बोल रहा था। हम लोग फालतू में ही पैदल इतनी दूर दूसरे गांव में रबड़ी जलेबी खाने जाते हैं। इस ठेले पे जो रबड़ी जलेबी मिलती है, वैसी जलेबी तुम लोग ने शायद ही कभी खाई होगी। अरे भाई, हम सब अलाव पर बैठे थे, ये दोनों भाग कर आए और बोले कि हमारे गांव में रबड़ी जलेबी का ठेला लगा है। तो लो भाई, हम सब फिर आ गए रबड़ी जलेबी खाने। लाओ भाई, ये तो बड़बोला है। तुम तो पहले जलेबी खिलाओ, फिर बातें तो बाद में होती रहेंगी। लो भाई, अब तो नारायण के भी ठेले पर ग्राहकी बढ़ चुकी थी। नारायण ग्राहकों को देखकर फूला नहीं समाया और बोला, अरे भाई साहब, मैंने ये ठेला आपके लिए ही तो लगाया है। मैं अभी गर्मा गर्म जलेबी निकालता हूँ, आप बस थोड़ी देर बैठिए। अरे तुम तो वही दूध वाले हो ना जो गांव में दूध बेचा करता था। क्या भाई दूध से अचानक रबड़ी जलेबी बेचनी क्यों चालू कर दी? सब समय समय का खेल है साहब। अगर कोई काम आप अब भी नहीं करते हैं तो कोई और उसे अगले दिन कर देता है। बस यही मेरे साथ हुआ है, यही प्रकृति का नियम है। ये तो बिल्कुल सही कहा, हम समझ गए भाई, पूरी बात समझ गए। नारायण ने सभी को रबड़ी और जलेबी दी और अलाव के पास बैठकर सभी लोग बड़े चाव से खाने लगे। रबड़ी और जलेबी सभी को बहुत पसंद आई। सभी ने बड़े मजे के साथ रबड़ी जलेबी खाई और वो लोग खाने के बाद अपने परिवार के लिए भी पैक करवाकर साथ ले गए। और नारायण भी बहुत खुश था कि उसके हाथ की रबड़ी जलेबी लोगों को पसंद आई। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बनाई रबड़ी जलेबी उन लोगों को पसंद आई और सभी ने बिना कम ज्यादा किए पैसे भी दे दिए। चलो बस ऐसे ही भगवान की दया बनी रहे बस। आज नारायण बहुत ही खुश था क्योंकि अब उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास कमाने का एक साधन था। देखते ही देखते वहां ग्राहकों की भीड़ लग गई। ऐसा लग रहा था मानो कि गांव के सभी लोग उस ढेले पर गए हों। नारायण सभी ग्राहकों को अपने हाथ की जलेबी रबड़ी खिलाता और लोग भी बड़े चाव से खाते और रबड़ी खाकर सभी लोग नारायण के काम की तारीफ करते। भाई मजा आ गया, तुमने दूध का धंधा बंद कर रबड़ी जलेबी का ठेला खोलकर बहुत अच्छा किया। अब रोज पास के गांव में जलेबी खाने जाना नहीं पड़ेगा और हमें रोज इतनी अच्छी रबड़ी जलेबी भी खाने को मिलेगी। अरे मैं बहुत खुश हूँ
कि आप लोग को मेरे हाथ की बनाई रबड़ी जलेबी पसंद आई। बस भगवान, और आप बड़ों की वजह से मेरा काम ऐसा ही चलता रहे बस। गांव के लोगों ने नारायण की रबड़ी और जलेबी की खूब तारीफ की और कुछ लोग अपने बीवी बच्चों के लिए भी पैक करवा कर ले गए। लोगों को जलेबी और रबड़ी इतनी पसंद आने लगी कि लोग रोज उसकी दुकान पर रबड़ी जलेबी खाने आने लगे और नारायण का धंधा भी बहुत चलता रहा। लोग जब भी अपने खेत से आते तो नारायण की रबड़ी जलेबी खाकर ही जाते थे। एक दिन हम देखते हैं कि शंकर अपनी दुकान पर आरती करके सुबह सुबह बैठा था। तभी वो अपने हलवाई को बोला, अरे श्यामू, आजकल ग्राहक बहुत कम दिख रहे हैं, बहुत ही कम लोग आ रहे हैं। इतने कम तो पहले भी नहीं थे जब हम केवल मिठाई बेचते थे। आखिर गांव के इतने लोग जा कहाँ रहे हैं? क्या पता सेठ जी, मैं तो सारा दिन दुकान पर ही रहता हूँ और दुकान से सीधे घर को जाता हूँ। मुझे लगता है कि शायद ये लोग पास के गांव की रबड़ी जलेबी खाने जाते होंगे और इसीलिए लोग वहीं से मिठाई भी ले आते होंगे। अरे पर हमने भी तो रबड़ी जलेबी की दुकान खोल रखी है। हमारे गांव के लोगों को तो हमारे पास ही आना चाहिए। क्या गांव में किसी को पता नहीं कि हम भी रबड़ी जलेबी बनाते हैं? शंकर श्यामू आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक ग्राहक वहां दस्तक देता है। भाई, रबड़ी जलेबी मिलेगी क्या? आप थोड़ी देर बैठिए मालिक, रबड़ी तो है, जलेबी अभी निकाल कर देता हूँ। ग्राहक और श्यामू को आपस में बात करके एक आदमी जो बैठा था वो बोला, भाई, तुमको रबड़ी जलेबी ही खानी है तो यहाँ क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? यहाँ से थोड़ी दूर एक रबड़ी जलेबी का ठेला है। गांव के लोग कहते हैं कि वहाँ रबड़ी जलेबी बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो, मेरा घर भी उधर ही है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो फिर। यहाँ कौन अपना समय बर्बाद करे? दोनों ग्राहक नारायण की दुकान की ओर चल पड़े और दोनों की बात सुन शंकर और श्यामू दोनों हक्के बक्के हो गए। और श्यामू बोला, अरे सेठ जी, लगता है कि ये गांव में कोई नई मिठाई की दुकान खुली है। शायद अब सभी लोग वहीं पर जाते होंगे, इसीलिए कोई ग्राहक यहाँ नहीं आ रहा है। हाँ, देखा मैंने अभी कि कैसे वो गांव का लोग हमारे ग्राहक को दूसरे की दुकान पर ले गया। ये कौन है जो कुछ दिनों में ही इतना ज्यादा मशहूर हो गया? देखते हैं कितने दिन चलता है उसका धंधा। नई दुकान खुल जाने से शंकर की दुकान तो सुनी सुनी सी लगती थी। शंकर की दुकान पर कुछ लोग आते और कुछ मिठाइयां लेकर चले जाते। कोई भी रबड़ी और जलेबी की तरफ देखता भी नहीं था। शंकर श्यामू से बोला, अरे ये क्या हो गया है लोगों को? लोग तो रबड़ी जलेबी की तरफ देखते ही नहीं। जो ग्राहक आ रहा है वो तो बस मिठाइयां ले जा रहा है। सेठ जी, बात तो आपने ठीक ही कही। हमने सभी चीजें डाली हैं जो इस रबड़ी में डालते हैं। एक काम करते हैं, कल दुकान बंद करके उस नई मिठाई की दुकान पर चलेंगे। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन नया उतर आया है मैदान में। इधर शंकर और श्यामू अपने धंधे को लेकर चिंतित थे और उधर नारायण अपने काम में व्यस्त। अब नारायण का धंधा तो आसमान छू रहा था। नारायण के पास तो ग्राहकों की बिल्कुल कमी नहीं थी और अब उसे किसी बात की चिंता भी नहीं थी। सभी लोगों ने आज बड़े मजे से जलेबी और रबड़ी का आनंद लिया। ठंडी का समय और ठंड भी बढ़ गई थी तो नारायण अपना ठेला 7 बजे ही बंद कर देता था। अब ये रबड़ी जलेबी बच गई है। सोच रहा हूँ कि अब दुकान बंद कर दूं और बची कुची रबड़ी अपने परिवार के लिए ले जाऊं। नारायण ने दुकान बंद की और तुरंत अपने घर के लिए निकल गया। नारायण घर पहुंचा और घर में वो पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, ये लो, ये कुछ जलेबी रबड़ी बच गई थी। मैंने सोचा तुम्हारे और बच्चों के लिए लेता चलूं। अच्छा किया आपने जो लेते आए। मुझे भी आपके हाथ की रबड़ी जलेबी का बहुत मन था। अरे तुम भी ना। ये जलेबी का सारा सामान तो तुम ही बनाती हो, तो इसका सारा श्रेय तो बस तुम्हें ही जाता है। चलिए बातें छोड़िए, अब आप हाथ मुंह धोइए और मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नारायण के दिन बड़े ही सुख से निकल रहे थे। उसने हाथ मुंह धोकर खाना खाया और खाना खाकर सो गया। अगले दिन भी नारायण समय पर दुकान लगाकर बैठा था। नारायण के पास ग्राहक भी थे। आधे तो अलाव के पास बैठे थे और आधे नारायण के सामने बैठे बात कर रहे थे। थोड़ी देर में भीड़ बहुत बढ़ जाती है। नारायण के पास खड़ा एक व्यक्ति बोला, क्यों भैया, धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ भाई, भगवान की दया से सब अच्छा ही चल रहा है।
बस ऐसी ही कृपा बनी रहे। इतने ग्राहक क्यों आते हैं? तुम्हारी दुकान पे मैंने तो इतने ग्राहक कभी नहीं देखे हैं। पर भाई ज्यादा दिन तक थोड़ी चलने वाला है ये ठेला। नारायण को सब समझ आ रहा था कि वो आदमी उसकी ग्राहकी से जल रहा है। उसी में नारायण के पास में खड़ा एक हट्टा कट्टा आदमी बोला, इसकी दुकान पर कोई ग्राहक आए या ना आए तुम्हें उससे क्या मतलब, और ये गांव के गिने चुने ईमानदार दुकानदारों में आता है। और बेटा, बेहतर होगा कि तू दूसरों के धंधे में अपनी टांग मत अड़ा समझा। किसी को चैन से धंधा भी नहीं करने देते हैं। अरे बड़े भैया, बुरा क्यों मानते हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप तो मेरी बात को गलत समझ गए। देख बेटा, रबड़ी खाने आया है तो वहीं खा। अगर किसी ऐसे आदमी का नुकसान करेगा तो रबड़ी नहीं मार खाएगा। वो आदमी चुप हो जाता है और अपने काम से काम रखता है। गांव के सभी लोग नारायण पर पूरा विश्वास करते थे, इसीलिए कोई आदमी नारायण का बुरा करने की करता है तो सबसे पहले गांव वाले उसकी मदद करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शंकर और श्यामू रबड़ी जलेबी के ठेले पर दस्तक देते हैं। ढेले के चारों ओर देखकर शंकर श्यामू से बोला, अरे बाप रे, इतनी सारी भीड़। अरे भाई, इतनी भीड़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सारे गांव वाले यहीं पर आए हों। बहुत भीड़ है यहाँ तो। सही कह रहे हैं आप सेठ जी। इतनी भीड़ तो हमारे यहाँ कब लगी मुझे भी याद नहीं। शंकर और श्यामू ठेले के पास गए और ठेले पर देखा तो ठेले पर उसका पुराना यार नारायण था। नारायण ने भी शंकर को देखा और बोला, आओ आओ शंकर भाई, आज इस गरीब की दुकान पर कैसे आना हुआ? दोस्ती में कौन गरीब और कौन अमीर, दोस्ती में तो सब एक समान ही होते हैं। अच्छा, तो आज इस छोटे से ठेले पर कैसे आना हुआ? अरे, हमने किसी नए रबड़ी जलेबी की दुकान के बारे में सुना था, तो हमने भी सोचा कि हम भी तो देखें किसने खोली है नई दुकान। फिर देखा तो पता चला कि ये अपना लंगोटिया यार नारायण है। अरे भाई, ऐसा समझ लो कि सब ऊपर वाले की कृपा है बस। तुम मेरे हाथ की रबड़ी जलेबी खाकर बताओ कि कैसी बनी है। नारायण ने अभी की ताजा गर्मा गर्म जलेबी के साथ में रबड़ी शंकर और श्यामू को दी। अरे सेठ जी, इस रबड़ी में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने श्यामू। तभी मैं सोचूं कि गांव के सभी लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं। अरे बातें ही करते रहोगे कि खाओगे भी। जलेबी इतनी ठंड में ठंडी हो जाएगी। शंकर और श्यामू रबड़ी जलेबी छकते हैं। जलेबी इतनी नरम थी कि मुंह में जाकर पूरी जीभ पर फैल गई। जलेबी में कुछ अनोखा ही स्वाद था। दोनों मिठाई बनाने में बहुत माहिर खिलाड़ी थे, पर ऐसी जलेबी उन्होंने पहले नहीं छकी। श्यामू अपने आप को रोक न सका और बोला, वाह वाह वाह, ऐसी जलेबी तो मैंने सिर्फ अपने पिताजी के हाथ की खाई थी। ऐसी जलेबी तुमने कहाँ से बनानी सीखी? हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा श्यामू ने। तुम्हारी जलेबी में अनोखा ही स्वाद है। तुम इतनी अच्छी जलेबी भी बनाते हो, मुझे कभी पता नहीं था। अरे आप लोग अब बस भी कीजिए। आप लोग तो मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारी हाथ की जलेबी वाकई काबिलियत तारीफ है। शंकर और श्यामू दोनों बड़े चाव से जलेबी और रबड़ी खाने लगे। शंकर और श्यामू ने नारायण की तारीफ की और दोनों ने अपने परिवार के लिए भी रबड़ी जलेबी पैक करवाई और दोनों अपने अपने घर को निकल दिए। शंकर और श्यामू के जाते ही गांव का वो हट्टा कट्टा आदमी बोला, भाई मानना पड़ेगा कि तुम वाकई अपने काम के उस्ताद हो। तुमने तो गांव के सबसे अच्छे मिठाई वाले को अपनी मिठाई का ग्राहक बनवा दिया। अरे भाई, तारीफ करनी ही है तो मेरी पत्नी की करो। मेरी प्यारी पत्नी ही जलेबी और रबड़ी का सामान तैयार करती है। उसी की वजह से आज मेरी दुकान में ग्राहकों की कमी नहीं होती है। सही कहा भाई, औरत ही तो घर की लक्ष्मी होती है। इधर नारायण की वाह वाही हो रही थी और उधर शंकर के घर उसकी पत्नी और शंकर मिठाई खा रहे थे। ये जलेबी रबड़ी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, पर आप इतनी जल्दी तो कभी घर नहीं आते, तो आज कैसे इतनी जल्दी आ गए? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ये जलेबी मैंने नहीं, मेरे दोस्त नारायण ने बनाई है। उसने दूध की दुकान बंद कर जलेबी रबड़ी का ठेला खोला है। हाँ, मैं पानी भरने जाती हूँ तो मैंने ये बात औरतों के मुंह से सुनी थी। मुझे पता नहीं था कि ये इतनी अच्छी होंगी। मुझे भी अच्छा लगा कि उसने एक नया धंधा शुरू कर दिया। अगर भगवान की कृपा रही तो एक दिन उसका धंधा आसमान छूने लगेगा। पर हमारी दुकान का क्या? अगर सारे लोग नारायण भैया की रबड़ी जलेबी खाएंगे तो हमारे यहाँ की रबड़ी जलेबी कौन खाएगा? अरे तुम चिंता मत करो, रबड़ी जलेबी से पैसे उसे कमाने दो। हम अपनी मिठाई बेचकर ही खुश हैं। वैसे भी सभी लोग रबड़ी जलेबी ही नहीं खाते हैं।
जी आपने बिल्कुल सही कहा, और आखिर में वो आपके परम मित्र भी हैं। शंकर बहुत ही भोला और दयालु आदमी था। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। शंकर और नारायण दोनों एक तरह के आदमी थे। अगले दिन शंकर की दुकान पर भी ग्राहक थे जो चाय पी रहे थे। शंकर और श्यामू भी नए ग्राहक की राह देख रहे थे, पर जो ग्राहक बैठे थे वो ठंड के मारे अपने अपने घर को जाने लगे। ऐसे ही दिन निकलते गए, पर शंकर की दुकान पर बहुत ही कम लोग आते जाते थे। जो आता वो तो केवल चाय पीकर चला जाता। शंकर बहुत ही निराश था, क्योंकि उसकी दुकान जो गांव में बहुत चलती थी, आज वो ठप्प सी पड़ गई है। और दूसरी तरफ नारायण की दुकान पर तो ग्राहकों की कमी ही नहीं थी। नारायण को किसी बात की चिंता ही नहीं थी। एक दिन शंकर अपनी दुकान पर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था कि तभी एक आदमी शंकर की दुकान पर दस्तक देता है, जो धोती कुर्ता पहने था, और कहता है, क्यों भाई शंकर, पहचाना कि नहीं मुझे? अरे रजत भाई, 5 साल हो गए, 5 साल में अब मिल रहे हो। क्या करूं यार, इतना समय ही नहीं मिलता है कि अपना दवाखाना छोड़कर समय निकाल सकूं। आज मैंने सोचा कि आज अपने पुराने यार का हालचाल पूछ लूं। अब क्या बताऊं तुम्हें मैं, कुछ दिनों से मेरी तो दुकान ही मंदी पड़ी है। रजत अपने आसपास देखता है तो उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखाई देता है। तभी रजत बोला, अरे हाँ यार, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ये तो बहुत बुरा समय आ गया है तुम्हारा। अरे रजत भैया, गांव में नई जलेबी रबड़ी की दुकान खुली है, उसी के यहाँ सभी लोगों की भीड़ रहती है। अरे क्या यहाँ सभी लोग केवल रबड़ी जलेबी ही खाते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसके बाद में रबड़ी जलेबी बनाना शुरू किया था। अगर उसकी जलेबी और रबड़ी अच्छी है तो उसमें नारायण क्या करे? अरे तुम उस नारायण की बात कर रहे हो क्या, जो तुम्हारा पुराना मित्र था, जो दूध बेचता है? हाँ, उसे कुछ नुकसान हुआ था, जिससे उसने दूध बेचना बंद कर दिया और रबड़ी जलेबी का ठेला खोल दिया। हाँ, पर उसे एक बार तो पूछ लेना चाहिए था कि मैं रबड़ी जलेबी की दुकान खोल रहा हूँ। उसके ठेले की वजह से ही तुम्हारी दुकान तो घाटे में चल रही है। अरे तुम उसको दोष मत दो, मुझे उसके ठेले से कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो आओ, बैठो और चाय नाश्ता करो। अरे अब नाश्ता तो मैं उसके ठेले पर ही करूंगा। मैं भी तो देखूं कि एक दूध वाला मिठाई वाले से आगे कैसे आ गया। शंकर के लाख समझाने पर भी रजत ना माना और वो नारायण के ठेले की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर में रजत नारायण के ठेले पर पहुंचा और देखा तो नारायण के ठेले के आसपास तो बहुत लोग बैठे थे। वो पास गया और बोला, अरे क्या बात है नारायण, तुम दूध नहीं बेचकर जलेबी बेच रहे हो, क्या बात हुई? अरे रजत भाई आओ, ये सब पुरानी बात है। कहाँ तुम भी पुरानी बातों को पूछ रहे हो? तुम मेरे हाथ की जलेबी रबड़ी चक्कर बताओ। नारायण अपने हाथ की बनाई हुई गर्मा गर्म जलेबी और रबड़ी रजत को देता है। रजत बोला, अच्छा, तो इसलिए इतनी भीड़ है यहाँ। इस जलेबी और रबड़ी में से तो बहुत खुशबू आ रही है। रजत ने जब जलेबी रबड़ी खाई तो उसे भी वो बहुत पसंद आई। उसने जलेबी रबड़ी खाई और बोला, बहुत अच्छी जलेबी रबड़ी बनाते हो नारायण। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि एक दूध वाला जलेबी बनाने में मिठाई वाले को पीछे छोड़ देगा। अरे ये सब मेरी पत्नी के हाथों का कमाल है। जलेबी और रबड़ी का सामान मैं और मेरी पत्नी दोनों तैयार करते हैं, इसीलिए तारीफ करनी ही हो तो पहले मेरी पत्नी की करो। रजत अपना काम पूरा कर वहां से सीधे शंकर की दुकान पर निकल गया। शंकर की दुकान पर शंकर बैठा था। रजत शंकर के पास गया और बोला, देखो, अगर मैं सच कहूं तो जलेबी तो उसकी बहुत अच्छी थी। नारायण जलेबी और रबड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। शंकर और रजत आपस में बात कर ही रहे थे, तभी एक गांव का आदमी पास आकर बोला, अरे जलेबी तो अच्छी है, पर आदमी में अब घमंड आ गया है। लगता है बहुत पैसे छाप रहा है। उस आदमी की बात से साफ लग रहा था कि ये आदमी नारायण से जलता है। रजत अपने मन में बोला, लगता है इसकी और नारायण के बीच में कुछ अनबन हुई है। चलो एक बकरा तो मिल गया, इससे अपना काम तो हो जाएगा। अरे भाई, भला कोई ऐसा करता है क्या? मैंने तो बस पूछा ही था कि धंधा बहुत अच्छा चल रहा है बस। अरे तुम परेशान क्यों होते हो? कल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? उस आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर में वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। देखो शंकर,
इस गरीब की भोली भाली शक्ल तो देखो, बेचारा मिठाई खाने गया था, गालियां खाकर आया है। अब ऐसे आदमी से क्या दोस्ती रखनी। ये आदमी झूठ बोल रहा है। नारायण ऐसा कभी नहीं कर सकता है। देखो क्या कर सकता और क्या नहीं, वो तो बस उसे ही पता है। मैं तो बस एक बात कहता हूँ कि तुम मुझे 10,000 रुपए दो, मैं तुम्हारी दुकान में फिर से 4 चांद लगवा दूंगा। अरे पर तुम ऐसा क्या करोगे जिस बात के तुम 10,000 रुपए ले रहे हो? देखो, मैं चाहे जो भी करूं, पर इसमें तुम्हारा नाम तक नहीं आएगा। और ये भाई हमारी मदद करेगा तो मैं इसको 6,000 रुपए दे दूंगा। सोचते क्या हो शंकर भाई, केवल 10,000 रुपयों से तुम्हारी दुकान में 4 चांद लग जाएंगे। ये तुम्हारा दोस्त तो बस तुम्हारा भला ही करना चाहता है, और मेरा भी। शंकर का दिल नहीं मान रहा था, पर दुकान के घाटे ने शंकर को तोड़कर रख दिया था। इसीलिए मजबूरन शंकर को रजत की बात माननी पड़ी। अगले दिन नारायण अपनी दुकान पर ग्राहकों को जलेबी रबड़ी दे रहा था। तभी रजत और कल वाला आदमी जिसका नाम किशन था, वो दोनों आते हैं। कमाले नारायण कमाले, आज तो तेरी दुकान का आखिर दिन है। चलो अब एक काम करो, पहले तुम जाओ, केवल रबड़ी लेकर आना, फिर से जाना और थोड़ी देर उससे बात करना और फिर जलेबी ले आना। ठीक है रजत सेठ, आप जैसा बोलते हैं मैं वैसा ही करता हूं, पर मुझे 6,000 रुपए देना मत भूलना। अरे एक बार काम हो जाने दे, तुझे 6 क्या 7,000 रुपए भी दे दूंगा। 7,000। चल अब जा और लग जा काम पर। रजत खाली अलाव के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। तभी किशन रबड़ी लेकर आ जाता है। रबड़ी टेबल पर रख किशन जलेबी लेने जाता है। किशन ठेले पर कुछ देर बात कर रहा था। उतने में ही रजत अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकालता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना भगवान, मैं ये करना तो नहीं चाहता, पर मैं तो बस अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। रजत बहुत ही लालची और चालाक किस्म का आदमी था। उसने वो शीशी उस रबड़ी में अच्छे से मिला दी। फिर थोड़ी देर में किशन जलेबी भी लेकर आ गया और रजत के पास बैठ गया। अरे रजत सेठ, आपने जैसा बोला वैसा मैंने किया। क्या मुझे मेरे 6,000 मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ मेरे भाई, मैं तुझे तेरे 6,000 रुपए दे दूंगा। पहले तू ये जलेबी और रबड़ी तो खा। किशन बिना कुछ सोचे समझे जलेबी रबड़ी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो पैसों की भूख थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कोई उसे इतने पैसे क्यों देगा। किशन ने रबड़ी और जलेबी खाई और थोड़ी देर बाद जमीन पर पड़ गया और तड़पने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, मुंह से जाग निकलना शुरू हो गया और किशन की वही जान निकल गई। थोड़ी देर बाद लोग की उस पर नजर पड़ी। नारायण भी भागकर वहां आया। अरे देखो देखो, इस आदमी को क्या हो गया? हाय 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 मेरा मित्र, तुझे क्या हो गया अचानक? तूने तो बस रबड़ी जलेबी ही तो खाई थी। अरे भाई, कोई रबड़ी जलेबी मत खाओ, क्योंकि रबड़ी जलेबी में जहर है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो कई दिनों से खा रहे थे। थोड़े दिन पहले मेरा यही दोस्त यहाँ आया था और यहाँ कुछ रबड़ी को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए इसने इसे जहर वाली रबड़ी दे दी और मार डाला रे। अरे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, ये आया था पर किसी ने झगड़ा नहीं किया था, बस थोड़ी सी बहस हुई थी, बस इतना ही हुआ था। हाँ, पर मामूली सी बहस में कोई किसी को मार थोड़ी डालता है। अब क्या हुआ और क्या होना चाहिए, उसका फैसला तो अब पुलिस ही करेगी। थोड़ी देर में वहां पुलिस भी आ जाती है। पुलिस ने थोड़ी छानबीन करी और पुलिस वाला बोला, देखो नारायण, हमने गांव वालों से सुना कि तुम बहुत ईमानदार आदमी हो और हमें लगता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, पर सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तो मजबूरन हमें तुम्हें जेल में डालना होगा। नारायण को पुलिस पकड़कर ले जाती है और जब ये बात नारायण के परिवार को पता चली तो उसकी पत्नी पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी बच्चे अपनी माँ से बोले, माँ, पापा कब आएंगे? बेटा, तेरे पापा किसी काम से बाहर गए हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे। अरे पर माँ, पापा तो जलेबी की दुकान लगाते हैं, तो वो तो जलेबी बेचने गए होंगे ना? मैंने कहा ना कि 2-3 दिन में आएंगे। अब जाओ, जाकर खेलो, मुझे परेशान मत करो। नारायण की पत्नी ने अपनी बच्ची को तो शांत किया, मगर अपने आप को कैसे शांत करती? बेचारी अपने हालत के मारे रोने के सिवाय और कुछ कर भी क्या सकती थी।
दूसरे दिन शंकर की दुकान पर कुछ लोग जलेबी खा रहे थे, तो लोगों को उसकी बनाई जलेबी कुछ खास पसंद नहीं आई। शंकर, तुम्हारी जलेबी तो अच्छी है, पर इसमें वो बात नहीं जो नारायण की जलेबी में हुआ करती थी। जी, मैं कोशिश करूंगा कि ये और अच्छी बने। इतना बोलकर वो आदमी और उसके साथ आए आदमी चले गए। धीरे धीरे सभी ग्राहक अपने अपने घर चले गए, क्योंकि लोगों को उसके हाथ की जलेबी और मिठाई दोनों ही पसंद नहीं आ रही थी। अगले सुबह 9 बजे शंकर ग्राहकों के इंतजार में बैठा था। तभी रजत आ जाता है। अब क्यों आए हो रजत? तुमने मेरी मदद करने के चक्कर में एक मासूम आदमी को जेल भिजवा दिया। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो तो मैं कभी तुम्हारी बात नहीं मानता। अच्छा देखो, वो तो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मेरा प्लान कुछ और था, पर गलती से वो आदमी किशन मारा गया। भगवान कसम, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था। अच्छा वो सब छोड़ो, अब दुकान पर तो काफी भीड़ होती होगी। तुम क्या अंधे हो? तुम्हें यहाँ हमारे अलावा कोई दिख रहा है क्या? जब से नारायण को जेल हुई तब से लोग और भी कमाते हैं। बोलते हैं कि नारायण जैसी जलेबी क्यों नहीं बनाते हो। मिठाई तो बहुत ही कम बिकती है, उल्टा नुकसान हुआ जा रहा है। और कुछ दिन से श्यामू भी बीमार चल रहा है। अब तो मुझे ही दुकान संभालनी पड़ती है। अच्छा तो सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है, चलो अच्छी बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम्हारी हर एक चीज बिकने लग जाएगी। अच्छा, ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास? रजत अपनी जेब से एक डिब्बी निकालता है और बोलता है, देखो मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करना। ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी हर मिठाई का स्वाद 2 गुना कर देगी। इस डिब्बी से ऐसा क्या होगा? देखो तुम बोलते बहुत हो, मैं तुम्हें जैसे बोलता हूँ वैसा ही करना। तुम्हें मिठाई बन जाने के 15 मिनट बाद उसमें केवल 4 बूंद मिठाई पर डाल देना है, और फिर देखो जादू कि कैसे लोगों की भीड़ लगती है। और ये खत्म भी हो गई, तो मैं वापस ले आऊंगा। शंकर फिर से उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि अब उसे अपने घर परिवार की चिंता थी। अगली सुबह दुकान पर सब तैयार था। रजत के कहे अनुसार उसने मिठाई दुकान में लाने से पहले ही मिठाई में दवाई मिला दी थी। सुबह तो श्यामू भी दुकान पर था। तभी 2 ग्राहक आते हैं और बोलते हैं, अरे मुझे थोड़े बेसन के लड्डू देना चखने के लिए। शंकर ने वो लड्डू दिए जिसमें वो स्वाद बढ़ाने वाली दवाई मिलाई थी। लाडू खाकर दूसरा ग्राहक बोला, ये लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे लड्डू तो मैंने कभी नहीं खाए। हाँ शंकर भाई, ऐसे लड्डू तो तुम पहले नहीं बनाते थे। खैर छोड़ो, बाकी लड्डू बहुत ही अच्छे थे। मेरे घर के लिए पैक कर देना। शंकर ने लड्डू पैक किए। श्यामू ने शंकर से कहा, अरे सेठ जी, आज तो दोनों ग्राहक संतुष्ट हो गए। कितने दिनों में ऐसा आज हो रहा है? सब्र रखो श्यामू, अब तो सब ठीक ही होगा। देखते ही देखते शंकर की दुकान की ग्राहकी दुगनी हो गई। शंकर की दुकान पर भी बहुत भीड़ होने लगी। भाई शंकर, तुम हर मिठाई अच्छी बनाने लगे हो। सभी मिठाइयों का स्वाद तो लाजवाब है। सब आप लोगों और भगवान की कृपा से चल रहा है बस। ग्राहकों की भीड़ देखकर श्यामू को संदेह हुआ। श्यामू ने पूछा, देखिए सेठ जी, मैं तो आपके यहाँ बस काम करता हूँ। मेरी क्या मजाल कि आपसे सवाल जवाब करूं। पर क्या आप बता सकते हैं कि आप आजकल जलेबी का सामान क्यों नहीं तैयार करवा रहे हैं? मैं तुम्हें सब शाम को बताऊंगा। श्यामू अब शाम तक इंतजार करता है। शाम होती है और श्यामू पूछता है, अरे मालिक, अब तो बता दीजिए कि जलेबी बनवानी क्यों बंद कर दी आपने? अभी नहीं बता सकता श्यामू, अभी तो बहुत ग्राहक हैं, बाद में देखते हैं। रात को जब दुकान बंद कर दी तब श्यामू ने पूछा, अरे मालिक, अब तो बता दो। मैं कब से परेशान हो रहा हूँ कि कहीं मुझे काम से तो नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि मेरा ज्यादा काम तो जलेबी निकालने में था। अरे नहीं रे श्यामू, अगर तुझे निकाल दिया तो दुकान पर चाय और समोसे कौन बनाएगा? पर आप ही देखिए ना, इतनी ठंड में लोग चाय तो पीते हैं, पर समोसा छोड़कर सभी मिठाइयां खाते हैं अलाव के पास बैठकर। मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हुई। देख श्यामू, मुझे रजत ने एक दवाई दी है जो मिठाई के स्वाद को दुगुना कर देती है। देख, हमारा काम केवल मिठाई से ही हो जाता है, तो मैं बेकार में जलेबी बनवा कर क्यों अपना समय व्यर्थ करूं? और वैसे भी जलेबी लोगों के सामने निकलती है। अगर हमें किसी ने उसमें वो दवाई मिलाते देख लिया तो गांव के लोग हमें बहुत पीटेंगे। बुरा मत मानिएगा साहब, पर मुझे आपके मित्र रजत का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगता है।
और तो और उसने तो आपके मित्र नारायण को भी जेल भिजवा दिया था। तुम सही कहते हो श्यामू, इस रजत का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कल को वो मुझे भी फंसा दे। कल वो आएगा और मैं उसे इस बार दवाई लेने से मना कर दूंगा। अगले दिन श्यामू और शंकर अपनी दुकान पर थे। दुकान पर ग्राहक थे, पर आज शंकर ने वो दवाई नहीं मिलाई थी, जिससे लोगों को मिठाई कुछ खास पसंद नहीं आई और लोग अपने अपने घर चले गए थे। थोड़ी देर में रजत वहां आता है। अरे भाई शंकर, अब तो अच्छी चल रही है ना दुकान? हाँ, दुकान तो अच्छी चल रही है और अब मुझे लगता है अब उस दवाई की भी जरूरत नहीं है, तो तुम अब दवाई लाना बंद कर दो। शंकर की बात सुन रजत चौंक सा गया और बोला, क्या मतलब कि दवाई बंद कर दूं? अरे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें तो फायदा हो रहा है कि नहीं? अरे बात फायदे या दुकान के नुकसान की नहीं है, बात गांव वालों की भलाई की है। तुम जो दवाई देते हो, तुम उसकी क्या गारंटी देते हो कि वो दवाई कुछ नुकसान नहीं करेगी? अरे शंकर, तुम दवाई की बात करते हो। दुनिया की हर फायदेमंद वस्तु को अगर ज्यादा मात्रा में लो तो जहर का काम करती है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था कि केवल 4 बूंद मिलानी है, उससे अधिक नहीं, क्योंकि अगर 4 बूंद से अधिक मिलाते तो ये पक्का जहर बन जाती। शंकर थोड़ा घबरा गया और बोला, क्या जहर? अरे तुम मुझे इतनी खतरनाक चीज दे रहे हो, तुमने मुझे एक बार भी मुझे बताया नहीं। बता देता तो तुम थोड़ी ही खरीदते और मैं बताकर अपना ग्राहक भी खो देता। वो तो मैं अब वैसे भी नहीं खरीदने वाला। तूने मेरे इतने अच्छे मित्र को जेल भिजवा दिया केवल अपने दवाई को बेचने के लिए। देख तू अभी यही ठहर, मैं अभी पुलिस को सब बताता हूँ। अरे मंदबुद्धि शंकर, तुझे पुलिस को बताना है, जा पुलिस को बता। मैं भी बोल दूंगा कि इसने मुझसे दवाई खरीदी और मैंने दवाई देने से मना कर दिया, तो मुझे पुलिस की धमकी देने लगे और साथ में तुझे उस किशन के मर्डर में फंसा दूंगा और मैं तो किसी ना किसी तरह छूट जाऊंगा, पर तेरा तो कोई चांस ही नहीं है बाहर आने का। शंकर और श्यामू दोनों डर जाते हैं और चुपचाप उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि अब तो दोनों तरफ से फंस चुके थे और रजत वो दवाई देकर चुपचाप निकल जाता है। अरे सेठ जी, ये कैसा मित्र हुआ भला? ऐसे मित्र से सांप ही अच्छा। गलती कर दी श्यामू, बहुत बड़ी गलती। पहले मेरा मित्र गया और अब तुम तो बिना मतलब के ही फंस गए। अब जो भी होगा मालिक, सब भगवान के हाथ में है। अगले दिन श्यामू और शंकर दोनों अपनी दुकान पर बैठे थे। तभी 2 ग्राहक आए। उन्हें देखकर लगता था कि वो कहीं बाहर से आया हो। उनमें से एक ने कहा, सुनो, क्या गांव में केवल एक यही दुकान है मिठाई की? हाँ, अब तो बस यही एक दुकान है। पहले एक जलेबी रबड़ी का ठेला था, अब वो बंद हो गया है। अब बस यही है। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? हम लोग फूड इंस्पेक्टर हैं। बीते दिनों में यहाँ उसी रबड़ी जलेबी वाले को रबड़ी में जहर मिलाकर बेचने वाले केस में जेल हुई थी। उसी को लेकर कानून ने हमें यहाँ जांच करने भेजा है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो यहाँ चेक कर सकते हैं। पुलिस ने दुकान के अंदर जांच की। दुकान के अंदर जांच करते करते उसकी नजर तो एक शीशी पर पड़ी। शीशी देखकर पुलिस वाला बोला, अरे वो क्या है? धत तेरी की, ये शीशी तो मैं घर ले जाना ही भूल गया। पुलिस वाले के हाथ में शीशी देखकर शंकर घबरा जाता है। पुलिस वाला बोला, क्यों भाई, इस शीशी में क्या है? कुछ नहीं साहब, ये मेरी दवाई है। दवाई? ऐसी कौन सी दवाई है जिस पर कोई नाम ही नहीं है? लगता है तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हो। अरे नहीं साहब, ये आयुर्वेदिक दवाइयां ऐसी ही होती हैं, बिना नाम वाली। देखो, तुम सच सच बताते हो या मुझे अपनी टीम को बुलवाना पड़ेगा? दोनों पुलिस वाले की बात से घबरा गए और शंकर बोला, सच में सच कभी भी छुपाया नहीं जा सकता, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। साहब, इसमें श्यामू की कोई गलती नहीं है। ये तो बेचारा यहाँ केवल काम करता है। ये सब किया धरा मेरे एक पुराने मित्र रजत का है, जिसका पास के गांव में एक दवा खाना है। उसी ने बेचारे नारायण के ठेले को बंद करवाया था। शंकर पुलिस वाले को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर पुलिस वाला बोला, अच्छा, तो ये माजरा है सारा? साहब, मैंने सब कुछ सच सच बताया है।
अब आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं, और श्यामू बिल्कुल निर्दोष है। देखो, हम समझ सकते हैं कि अगर कोई दोस्त ऐसा करे तो मजबूरन ऐसा करना पड़ता है, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम हमें बता दोगे कि वो रजत का बच्चा कहाँ मिलेगा, तो सब कुछ हम संभाल लेंगे। शंकर दोनों पुलिस वालों को रजत का ठिकाना बताता है। हम अभी सीधे उसके दवाई खाने पर निकलते हैं और उसे पकड़ते हैं। पुलिस वाले शंकर की दुकान से सीधे रजत की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां रजत बैठा होता है। रजत ने कहा, क्यों भाई, क्या चाहिए? हमें जो चाहिए वो तो हमारे सामने खड़ा है। इसका क्या मतलब? लोगों को जबरदस्ती नशे की दवाई बेचते हो और बोलते हो कि मतलब। एक मिनट। अच्छा, तो उस शंकर ने सब भांडा फोड़ दिया। अच्छा, तो तुम पुलिस वाले हो और मुझे गिरफ्तार करने आए हो, मगर सबूत क्या है कि मैं नशे की दवाई बेचता हूं? तुम्हें लगा कि मैं दुकान में ऐसी दवाई रखूंगा? अब जाओ, फालतू में मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे मूर्ख आदमी, हमें सबूत की क्या जरूरत? अभी तुझे बताता हूँ। वो पुलिस वाला पास के थाने में फोन लगाता है और थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंचती है। देखिए, हम फूड इंस्पेक्टर हैं। हमें जानकारी के अनुसार सरकार ने जांच करने भेजा था। हमें जांच करते करते यहाँ पता चला कि ये आदमी नशीली दवाइयां बनाकर मिठाई वालों को बेचता है, जिससे मजबूर होकर मिठाई वाले उससे ये दवाई लेते हैं। हमें जांच से ये शीशी मिली। अरे, ये दवाई मेरी है, पर ये मेरी दुकान पर नहीं मिली थी। ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे, तुम पुलिस वाले को झूठा बोल रहे हो, और वैसे भी अभी तुमने कबूल किया है कि ये दवाई तुम्हारी है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी दुकान से मिले या किसी और से? इसकी इतनी खातिरदारी करना कि ये अपने आप ही सब सच बोल दे। पुलिस वाले रजत को रंगे हाथ पकड़कर ले जाते हैं। पुलिस थाने में जाते ही पुलिस ने जेल में रजत से सब कुछ सच उगलवा लिया और पुलिस ने निर्दोष नारायण को छोड़ दिया। नारायण जब गांव पहुंचा तो वो फूड इंस्पेक्टर भी उसके साथ में थे। गांव के कुछ लोग शंकर और श्यामू सहित एक जगह पर आए और पुलिस वाला बोला, देखिए गांव वालों, मुझे सरकार ने जांच करने के लिए भेजा था। ये आपका नारायण बिल्कुल निर्दोष है। इसकी रबड़ी और जलेबी में कोई जहर नहीं था। उसे रजत नाम के व्यक्ति ने जानबूझकर फंसाया था और वो जबरदस्ती अपनी नशीली दवाई मिठाई की दुकान पर बेचता था। फूड इंस्पेक्टर की बात सभी गांव वाले समझे और फूड इंस्पेक्टर सभी गांव वालों को समझाकर वहां से निकल पड़े। तभी मैं सोचूं कि शंकर की मिठाई अचानक इतनी कैसे बिकने लगी, और हमें तो पहले लगा था कि नारायण ऐसा कर ही नहीं सकता है, पर पुलिस का मामला था तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। कोई बात नहीं मेरे भाइयों, इसमें आप सबका कोई दोष नहीं। जो होना होता है वो तो होता ही है। मुझे भी माफ कर दे नारायण। मैं कैसे भूल गया कि तू मेरे ही कारण जेल गया था और मैं एक दोस्त का फर्ज तक ना निभा सका। अरे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी शंकर। जो हुआ वो तो सब बीत गया। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था कि वो जरूर न्याय करेगा। देखो, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर दुकान पर काम कर सकते हैं। तुम जलेबी रबड़ी बनाना और मैं तुम्हें आधे पैसे दे दिया करूंगा। अरे, इससे अच्छा मेरे लिए क्या ही हो सकता है। शंकर और नारायण ने साथ में दुकान पर काम करने का निश्चय किया और फिर से दोनों की दुकान पर खूब ग्राहक आने लगे।